हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 31 के बारे में। ये सीरीज दोस्तों हमारे उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो सहित 854 पदों, खनिज सहायक के 751 पदों, स्टेनोग्राफर, आबकारी प्रवर्तन सिपाही, उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, जितने भी एग्जाम्स उत्तराखंड में होते हैं सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। और इस क्लास का नाम है दोस्तों हमारा क्या, पोस्टमार्टम क्लास, जिसमें हम जो भी 10 प्रश्न डिस्कस अप करते हैं उसके बारे में जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनका पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं, जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में आए हैं या फिर जिनके आने के चांसेस बने हुए रहते हैं। तो दोस्तों आपको इस सीरीज जरूर देखनी है। अगर आपकी उत्तराखंड पहले से अच्छी है तब भी आपको इस सीरीज जरूर देखनी है, क्योंकि इस सीरीज में आपका रिवीजन भी होगा। और अगर आप उत्तराखंड पहली बार भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तब भी ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और कैसे आपको उनका रिप्लाई करना है। और दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा दोस्तों तो वीडियो बनाने में और मजा आता है और इंटरेस्ट होता है। तो आप लोगों को सपोर्ट जरूर करना है, वीडियोस डेली देखनी है और चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं वो भी आपको जरूर देखते हुए चलनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। नाम के दोस्तों 10 प्रश्न है, लेकिन जो फैक्ट इसमें है ना वो है 50 प्लस के बराबर। तो अगर आप नोट करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर सीरियसली इन प्रश्नों को भी नोट करके जाता है ना एग्जाम हॉल में, तो वो आसानी से, यार यही टेस्ट सीरीज वाली जो हमारा फोल्डर है, मैं आप लोगों को दोस्तों और कुछ नहीं कह सकता हूं, इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूं कि ये जो हमारा वीडियो वीपीडियो और आबकारी प्रवर्तन, सॉरी वीडियो वीपीडियो खनिज सहायक के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है टेस्ट सीरीज वाली, इस टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करिए। इस टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस को आप नोट करके चलिए। उत्तराखंड 40 में से ना 20 प्लस स्कोर की गारंटी मैं दे सकता हूं आपको, इस प्लेलिस्ट में से, ओनली इसी प्लेलिस्ट में से जो कि मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। तो आपको बस ये सीरीज ध्यान से देखते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न है हमारा कि देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां स्थापित किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर का प्रश्न है ये कि देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के करंट अफेयर से मैं आपको एक करा चुका हूं। ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल या फिर देहरादून। तो देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर दोस्तों उत्तरकाशी में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि देश के पहले स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना कब की गई। तो स्थापना कब की गई पूछेगा तो 1 अगस्त 2020 को, 1 अगस्त 2020 को देश के प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार पर की गई है। लेपर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, तेंदुआ, तेंदुआ, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां स्थापित किया गया, उत्तरकाशी में स्थापित किया गया है। और उत्तरकाशी में दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार, भैरव घाटी तथा लंका पुल के बीच में इसे बनाया गया है। तो देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तरकाशी में खुला गया है। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जनपद का गठन किया गया था। उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम क्या था, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, क्या बाड़ाहाट उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम था, ठीक है। सौम्य काशी भी उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम है। सौम्य वाराणसी भी उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम है। और गंगा यमुना का मायका भी दोस्तों उत्तरकाशी को ही कहा जाता है। शत्रुघ्न नगर भी दोस्तों उत्तरकाशी जनपद का ही हमारा क्या है, प्राचीन नाम है। तो इतने प्रश्न आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो चलिए यहाँ का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। किसकी स्थापना, जो हमारा देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तरकाशी में, इसकी स्थापना 1 अगस्त 2020 को की गई थी। और उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार, भैरव घाटी तथा लंका पुल के बीच में इसे बनाया गया। तो भैरव घाटी कहाँ है, ये भी दोस्तों हमारी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। भागीरथी नदी घाटी कहाँ स्थित है, ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यमुना घाटी, ये भी मतलब उत्तरकाशी जनपद में मेनली हमारी दो घाटियां दोस्तों, कौन सी, भागीरथी घाटी और यमुना घाटी। इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, यहां से भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और लंका पुल ये भी कहाँ स्थित है, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। लंका नामक स्थान भी कहां स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। इतने पॉइंट आप लोगों को नोट करने हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न कथनों में से कौन सा गलत है या कौन सा सुमेलित नहीं है। राज्य का प्रथम साइबर थाना देहरादून में खोला गया था, राज्य का दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर, कुमाऊं का पहला साइबर थाना रुद्रपुर या फिर गढ़वाल का द्वितीय साइबर थाना उत्तरकाशी। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है यह पूछा गया है। तो चलिए करते हैं इसका पोस्टमार्टम। क्या है, राज्य का प्रथम साइबर थाना कहां खोला गया था, देहरादून में खोला गया था। ये तो बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। और कब खोला गया था, ये डेट आपको नोट करनी है, 25 मार्च 2015 को राज्य का पहला साइबर थाना देहरादून में खोला गया था। कब, 25 मार्च 2015 को एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, राज्य का द्वितीय साइबर थाना कहां खोला गया है, रुद्रपुर उधमसिंह नगर जनपद में खोला गया है। यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और कब खोला गया है, 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को राज्य का द्वितीय साइबर थाना रुद्रपुर में खोला गया। करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कुमाऊं का पहला साइबर थाना रुद्रपुर में खोला गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि कुमाऊं का पहला थाना भी कहां है, रुद्रपुर में खोला गया था। कब खोला गया, 1 जनवरी
2021 को खोला गया है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये असत्य है दोस्तों, कि गढ़वाल का द्वितीय साइबर थाना उत्तरकाशी में खोला गया, यह असत्य है, क्योंकि गढ़वाल में दूसरा साइबर थाना तो है ही नहीं। गढ़वाल का बस एकमात्र साइबर थाना है, जो कि कौन सा है? देहरादून साइबर थाना, जिसे उत्तराखंड राज्य के प्रथम साइबर थाने के रूप में भी जाना जाता है। तो पॉइंट नोट डाउन जरूर करना है दोस्तों आपको, कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम साइबर थाना कहां स्थित है? देहरादून में। स्थापना कब हुई? 25 मार्च 2015 को। अगला प्रश्न, गढ़वाल का प्रथम साइबर थाना कहां स्थापित है? देहरादून में। स्थापना कब हुई? 25 मार्च 2015 को। अगला प्रश्न, राज्य का द्वितीय साइबर थाना कहां खोला गया? रुद्रपुर में खोला गया। कब खोला गया है? 1 जनवरी 2021 को। यहीं से दूसरा प्रश्न बनता है कि कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहां खोला गया? यह भी रुद्रपुर में ही खोला गया है। यानी कि गढ़वाल में हमारा एक साइबर थाना है, देहरादून साइबर थाना, और कुमाऊं में भी हमारा एक साइबर थाना है, क्या? रुद्रपुर साइबर थाना। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट काउंट करने हैं। यहां पर लिखा हुआ भी है कि राज्य का प्रथम साइबर थाना देहरादून में 25 मार्च 2015 को खोला गया था, और राज्य का द्वितीय साइबर थाना रुद्रपुर में 1 जनवरी 2021 को खोला गया। रुद्रपुर पड़ता है कुमाऊं में, तो कुमाऊं का प्रथम थाना ये हो जाएगा। देहरादून पड़ता है गढ़वाल में, तो गढ़वाल का पहला थाना देहरादून वाला हो जाएगा। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा तीसरा, कि नाला पानी या खलंगा युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया है? ऑप्शन है आपके हेयरसी, विलियम फ्रेजर, एटकिंसन या फिर हैमिल्टन। और दोस्तों ये नाला पानी इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ना गोरखों से, क्योंकि यहां से 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं। तो नाला पानी और खलंगा कहां स्थित है? सबसे पहला प्रश्न ये बनता है दोस्तों, तो देहरादून में स्थित है क्या नाला पानी और खलंगा नामक स्मारक? नाला पानी स्मारक और खलंगा स्मारक, जो दोस्तों नाला पानी में युद्ध हुआ था या खलंगा का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध की स्मृति में यहां पर 2 स्मारक भी हैं, नाला पानी स्मारक या फिर खलंगा स्मारक। तो प्रश्न पूछा गया है कि इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, विलियम फ्रेजर ने नाला पानी या खलंगा युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। अब पेन और कॉपी लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि आप बात करते हैं नाला पानी युद्ध के बारे में। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आता है कि नाला पानी का किला कहां स्थित था? तो नाला पानी का किला कहां स्थित है? देहरादून में स्थित है। खलंगा का किला कहां स्थित है? ये भी दोस्तों देहरादून में ही स्थित है। अगला पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि नाला पानी के युद्ध में या खलंगा के युद्ध में जो हमारे गोरखा थे, गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? वो क्या था दोस्तों? किसने? बलभद्र थापा ने। तो पॉइंट पे सबसे पहले बात करते हैं कि नाला पानी का युद्ध और खलंगा का युद्ध हुआ किस किस के मध्य में था। ठीक है, तो दोस्तों अंग्रेजों के और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ था, क्या? नाला पानी का युद्ध। और कब हुआ था? 1814 में यह नाला पानी का युद्ध हुआ था। एग्जाम में दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि नाला पानी का युद्ध या खलंगा का युद्ध नाम से जिसे जानते हैं, कहां हुआ था? देहरादून के नाला पानी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि दोस्तों रिस्पना नदी के किनारे स्थित है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि नाला पानी या खलंगा नामक जो स्थान है, यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रिस्पना नदी के किनारे स्थित है। और नाला पानी का युद्ध या खलंगा का युद्ध कब हुआ था? तो 1814 में हुआ था दोस्तों। किसके किसके मध्य में हुआ था? अंग्रेजों के मध्य में और गोरखाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था। गोरखाओं के साइड से दोस्तों इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? वह किया था बलभद्र थापा ने। और अंग्रेजों के साइड से दोस्तों इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था जिलेप्सी या गिलेप्सी नामक अंग्रेज ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन दोस्तों यह गिलेप्सी मारा जाता है कब? 30 नवंबर 1814 को। 30 नवंबर 1814 को दोस्तों इस गिलेप्सी की मृत्यु हो जाती है। और यह प्रश्न आयोग के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खलंगा के युद्ध में किस ब्रिटिश की मृत्यु हुई थी, या कौन जो ब्रिटिश का कमांडेंट था उसकी मृत्यु हुई थी? तो गिलेप्सी की मृत्यु हुई थी कब? 30 नवंबर 1814 को। यह पॉइंट दोस्तों आप लोगों को जरूर नोट करना है। और उत्तराखंड का प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध कब हुआ था? तो उत्तराखंड का प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध भी 1814 में ही हुआ था, जिसे हम नाला पानी युद्ध या खलंगा युद्ध के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट यहां से बनता है कि नाला पानी के युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? ठीक है, तो नाला पानी के युद्ध की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों 25 से 30 अक्टूबर 1814 से। 25 से 30 अक्टूबर 1814 से यह शुरुआत मानी जाती है, और नवंबर तक दोस्तों ये युद्ध हमारा चलता है। एट लास्ट दोस्तों इसमें गिलेप्सी की मृत्यु हो जाती है कब? 30 नवंबर 1814 को नाला पानी के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये पॉइंट आप लोग को डायरेक्टली नोट डाउन करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा 1 से 2 पॉइंट और यहां से बात कर लेते हैं। तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है दोस्तों? इस युद्ध में एट लास्ट दोस्तों जिलेप्सी की मृत्यु तो होती है, लेकिन फिर अंग्रेजों के द्वारा दूसरे कमांडेंट भेजे जाते हैं। एट लास्ट दोस्तों इस युद्ध में किसकी जीत होती है? अंग्रेजों की जीत होती है। यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम गोरखाओं को कब हराया था दोस्तों? तो 30 नवंबर 1814 की डेट आपको याद रखनी है। क्या 30 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने गोरखाओं को परास्त कर दिया था, और गोरखाओं का जो यहाँ पे सैनिक थे, जो नेतृत्व करता थे बलभद्र थापा, वो यहाँ से भाग गए थे, ठीक है। और यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा नाला पानी का किला या खलंगा किला कब जीता गया? तो 30 नवंबर 1814। और यही प्रश्न दूसरे संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार कब किया? तो 30 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार कर लिया और देहरादून को अपने कब्जे में ले लिया था। और अंग्रेजों की उत्तराखंड में पहली विजय के रूप में भी दोस्तों यही नाला पानी का युद्ध या फिर खलंगा का युद्ध जाना जाता है।
इतने पॉइंट आप लोग को डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। खलंगा किला युद्ध या नालापानी का युद्ध कब से कब तक हुआ था? मेनली दोस्तों इसकी डेट मानी जाती है हमारी अक्टूबर नवंबर 1814 को, और 30 नवंबर 1814 को यहाँ पे अंग्रेज लोग हमारे विजित हो जाते हैं। ठीक है, काफी लंबी इसकी कहानी है दोस्तों, मैंने जो गुरखा आपको पढ़ाया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप वहां पर देख सकते हैं। किसकी मृत्यु हुई? तो जिलेप्सी की मृत्यु हुई। नालापानी का स्मारक या कलिंगा का स्मारक या खलंगा का स्मारक कहाँ है? ये भी दोस्तों देहरादून में ही हमारा स्थित है। अब यहाँ से 1 से 2 पॉइंट और है दोस्तों हमारा, कि इसका आंखों देखा वर्णन किसने किया? विलियम फ्रेजर ने किया। एक पॉइंट यहां से और है कि खलंगा के नायक पुस्तक के लेखक कौन है? खलंगा के नायक इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पुस्तक है क्या? खलंगा के नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है दोस्तों कौन? धन बहादुर सिंह। कौन है? धन बहादुर सिंह खलंगा के नायक पुस्तक के लेखक है। खलंगा किला अंग्रेजों ने कब जीता? तो नवंबर 1814, 30 नवंबर 1814 की डेट आपको दोस्तों इसमें याद रखनी है। और धन बहादुर सिंह ने खलंगा के नायक नामक पुस्तक लिखी थी। खलंगा स्मारक, नालापानी स्मारक और कलिंगा स्मारक, ये तीनों कहां स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो रिस्पना नदी के किनारे स्थित है। तो रिस्पना नदी के किनारे ही दोस्तों यह हमारा युद्ध भी हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में दोस्तों कहीं ना कहीं तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। थोड़ा सी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि नालापानी का युद्ध अंग्रेज कर्नल जिलेप्सी और गुरखा शासक बलभद्र थापा के मध्य 1814 ईस्वी में हुआ था। नालापानी रिस्पना नदी के किनारे स्थित है, जो कि देहरादून जनपद में पड़ता है। और गोरखों मतलब गोरख्याली में या गोरखों के शासनकाल में सैन्य शिविर को खलंगा भी कहा जाता था। इसी कारण इस नालापानी पर स्थित किले को खलंगा का किला या खलंगा किला या नालापानी के किले के नाम से भी जाना गया है, जहां पर अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले आक्रमण होता है 25 से 30 अक्टूबर 1814 को। और उसके बाद में इसी युद्ध में, इसके बाद में यहाँ पे जिलेप्सी या किलेप्सी की मृत्यु हो जाती है 30 नवंबर 1814 को। और उसके बाद में ही इसी स्थान पर क्या होता है? फिर इनका आधिपत्य हो जाता है, किसका? अंग्रेज लोग जीत जाते हैं और गुरखाओं को हरा देते हैं। बलभद्र थापा यहां से भाग जाते हैं और काफी भयानक युद्ध के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे कलंगा स्मारक और खलिंगा स्मारक भी है, जिसमें जिलेप्सी और बलभद्र थापा के वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग युद्ध है दोस्तों ये। आप जब गोरखा पढ़ेंगे तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप पढ़ सकते हैं, वहां पे मैंने इसकी कहानी भी बताई हुई है। खलंगा के नायक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो धन बहादुर सिंह ने लिखी थी। अब तो दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि नालापानी या खलंगा पूछेगा, तो वहां से आपको प्रश्न गलत करने के चांसेस है। ठीक है, इसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश का अधिकार हो गया था। अब यहीं से एक और प्रश्न मैं आपको बता देता ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम उत्तराखंड में कब आई थी? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कब आई थी? 1814 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तराखंड में आई थी और उत्तराखंड पर उनका अधिकार भी एक हिसाब से 1814 में हो गया था, जब उन्होंने नालापानी का युद्ध जीता। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि उत्तराखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहां पे होती है कब? 1815 में, जब उसके प्रथम हमारे कमिश्नर बनते हैं कौन? ई गार्डनर साहब। ये सभी चीजें मैं आपको अच्छी तरीके से करा चुका हूं। यह 1814 वाला प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तराखंड पर कब आगमन हुई या कब आई? तो 1814 में आई। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1815 में हुई थी, जब इन्होंने गोरखाओं को पूर्णतः यहां से हरा दिया था। अगला हमारा चौथा प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुमाऊं में रेगुलेशन 10 किस वर्ष लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था? तो रेगुलेशन 10 कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो 1817 में दोस्तों विलियम ट्रेल, जिन्हें दोस्तों कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर या कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता है। अब सबसे पहले यहां से पॉइंट बनता है कि कुमाऊं के हमारे प्रथम कमिश्नर कौन थे या प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? वो थे ई गार्डनर साहब, एडवर्ड गार्डनर साहब, जो कि 1815 से लेकर अप्रैल 1816 तक जिन्होंने शासन किया था। उसके बाद में हमारे दूसरे कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं कौन दोस्तों? कमिश्नर ट्रेल, जिनके शासन को दोस्तों न अपील, न वकील, न दलील के शासन के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है आपसे कि किसके शासनकाल को न अपील, न दलील, न वकील के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के शासनकाल को इस नाम से जाना जाता है। और ट्रेल को ही दोस्तों कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर जाना जाता है। प्रथम वास्तविक कमिश्नर कौन थे? ट्रेल थे। प्रथम कमिश्नर पूछेगा तो कौन थे? ई गार्डनर थे, 1815 से 1816, लेकिन उनका टाइम पीरियड बहुत कम था दोस्तों, इस कारण। लेकिन वास्तविक कमिश्नर के रूप में पहचान जाती है किसको? विलियम ट्रेल को। तो चलिए ट्रेल का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि कुमाऊं में रेगुलेशन 10 किस वर्ष लाया गया? 1817 में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया दोस्तों? तो विलियम ट्रेल के द्वारा लाया गया, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। तो अब देखिए कमिश्नर ट्रेल का पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि कमिश्नर ट्रेल बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहां से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1816 से 1835 तक दोस्तों ये कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। और इनके शासनकाल को न अपील, न वकील, न दलील के शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। अब इनके कुछ कार्यों के बारे में दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेल को कुमाऊं कमिश्नर कब बनाया गया? 1 अगस्त 1817 को ट्रेल हमारे क्या बने थे दोस्तों? कुमाऊं कमिश्नर बने थे। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में ही पूछा गया दोस्तों कि सर्वप्रथम
पटवारी पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो पटवारी पद का सृजन सबसे पहले कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया गया। और कब किया गया दोस्तों? 1819 में पटवारी पद का सृजन कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया गया। और इस पटवारी का मुख्यतः कार्य क्या था? राजस्व इकट्ठा करना था दोस्तों, राजस्व इकट्ठा करना इस पटवारी का काम था। इसी कारण दोस्तों उत्तराखंड में राजस्व पुलिस के जन्मदाता के रूप में भी कमिश्नर ट्रेल को जाना जाता है। क्या? राजस्व पुलिस के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? कमिश्नर ट्रेल को जाता है, जिन्होंने 1819 में पटवारी का पद सृजित किया था। अब देखिए दोस्तों, राजस्व पुलिस से भी हमारे दो प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में किसको जाना जाता है? तो ट्रेल को जाना जाता है। और 1819 में इन्होंने क्या किया था? पटवारी के पद का सृजन किया था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई, पूर्णतः कब से लागू की गई, तो याद रखना है दोस्तों, कब से? 1874 से। इस टाइम पे हमारे कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। और यह प्रश्न फिर आपका ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है। तो दो प्रश्न बनते हैं देखिए कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? कमिश्नर ट्रेल को राजस्व पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1819 में पटवारी पद का सृजन किया था। लेकिन दोस्तों इन्होंने ये पटवारी पद का सृजन किया था, लेकिन कुछ लिमिटेड स्थानों पर किया था। उसके बाद में जब हमारे 1874 में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर बनता है कौन? हेनरी रैमजे। उन्होंने इस राजस्व व्यवस्था को पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया था। इसी कारण उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत 1874 से मानी जाती है और हेनरी रैमजे के टाइम पीरियड से मानी जाती है। यानी कि जन्मदाता पूछेगा तो ट्रेल, लेकिन अगर पूछा जाए कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरे उत्तराखंड में लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो या राजस्व पुलिस व्यवस्था के हम कहेंगे बाद में जो जिन्होंने उसका कार्य और अच्छी तरह व्यापक किया वो कौन थे? हमारे हेनरी रैमजे थे। ऑप्शन आपको याद रखने हैं, यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। अब देखिए ट्रेल का ये काम क्या और क्या है? 1816 में दोस्तों ट्रेल क्या करते हैं? अल्मोड़ा जेल की स्थापना करते हैं। अल्मोड़ा जेल की स्थापना एग्जाम में पूछा गया है, कब होती है? 1816 में होती है। इसके बाद में ट्रेल के टाइम पे ही दोस्तों 1821 में क्या होती है? पौड़ी गढ़वाल जेल की स्थापना होती है। क्या? पौड़ी गढ़वाल जेल की स्थापना 1821 में किसके टाइम पे होती है? ट्रेल के ही टाइम पे होती है। अब दोस्तों एक हमारी आर.एस. टूलिया जी की किताब है, उसमें 1827 में पौड़ी गढ़वाल जेल की स्थापना दिया गया है, लेकिन एक्यूरेट 1821 ही मानिएगा अजय राउत जी की किताब के अनुसार। अगला प्रश्न ट्रेल से दोस्तों कि ट्रेल 1822 में क्या करता है भाई साहब? आबकारी विभाग की स्थापना करता है। और यह प्रश्न भी अभी आबकारी प्रवर्तन सिपाही के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों, ट्रेल नहीं करी थी क्या? ट्रेल पास दर्रे की खोज करी थी ट्रेल ने। ट्रेल पास दर्रा कहां स्थित है? बागेश्वर और चमोली के बीच में स्थित है ट्रेल पास दर्रा, जिसकी खोज का श्रेय भी ट्रेल को ही जाता है। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि उत्तराखंड के किस दर्रे का नाम एक कुमाऊं कमिश्नर के नाम पर रखा गया है? तो ट्रेल पास दर्रे का नाम एक कुमाऊं कमिश्नर के नाम पर रखा गया है। ट्रेल के ही टाइम पे दोस्तों 1824 में विशब हेबर ने उत्तराखंड की यात्रा करी थी। किसने? विशब हेबर ने। ट्रेल नहीं दोस्तों नागपुर परगने को कुमाऊं में शामिल किया था। ट्रेल ने ही दोस्तों रवाई परगने को टिहरी रियासत में शामिल किया था। ट्रेल ने ही दोस्तों जो हमारा देहरादून था उसे मेरठ मंडल से हटाकर कुमाऊं मंडल में स्थानांतरित किया, फिर कुमाऊं मंडल से हटाकर उसे सहारनपुर में स्थानांतरित किया। इस टाइप से काफी सारे फैक्ट इससे बनते हैं, ठीक है। और सबसे पहले उत्तराखंड में पट्टियों और परगनों का विभाजन किसने किया? तो वो भी दोस्तों ट्रेल नहीं किया। और कुमाऊं का प्रथम प्रशासनिक विभाजन किसने किया? वो भी ट्रेल नहीं किया। कब? 1821 में। तो कुमाऊं का प्रथम प्रशासनिक विभाजन ट्रेल 1821 में। तो ट्रेल का दोस्तों पोस्टमार्टम हो गया है, ठीक है। प्रश्न सभी पूछे गए एग्जाम में, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, जो मैंने आपको अभी बताया है। बस आपको जरूरत है दोस्तों इसको अच्छी तरीके से करने की, ठीक है। खच्चर सेना का गठन, एक पॉइंट तो छूट ही गया था। 1823 में खच्चर सेना का गठन किसने किया? यह भी दोस्तों ट्रेल ने किया था। देहरादून में सिविल कोर्ट की स्थापना किसने करी? देहरादून में सिविल कोर्ट की स्थापना भी दोस्तों ट्रेल ने ही करी थी, ठीक है। सबसे पहला भूमि बंदोबस्त, अंग्रेजों में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया? तो ट्रेल ने ही सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किया था। बद्रीनाथ केदारनाथ रूट का निर्माण किसने किया? यह भी दोस्तों हमारा ट्रेल ने ही किया था, बद्रीनाथ केदारनाथ रूट का निर्माण। इतने पॉइंट दोस्तों आप लोगों को डायरेक्टली नोट कर लेने हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहीं से दोस्तों हमारा एक प्रश्न और आता है कि सबसे पहले अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने करी? सबसे पहले अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने करी दोस्तों? ये करी थी हमारे ई गार्डनर ने। किसने? ई गार्डनर ने, जो कि कुमाऊं के हमारे प्रथम कमिश्नर थे। ई गार्डनर ने सबसे पहले अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में क्या करी थी? डाक व्यवस्था लागू करी थी। कब करी थी? 1815 में। और यह प्रश्न समूह ग के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था किसने लागू की? तो यह करी थी दोस्तों ई गार्डनर ने। क्यों? क्योंकि अल्मोड़ा में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था और ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहां पे था? वह था श्रीनगर में। इसी कारण अल्मोड़ा से श्रीनगर तक अपनी बातों को पहुंचाने हेतु श्रीनगर अल्मोड़ा के मध्य डाक व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? गार्डनर को जाता है 1815 में। इसके बाद में दोस्तों लेकिन ट्रेल के द्वारा इस डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया था। तो 1815 में तो ई गार्डनर ने अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में डाक व्यवस्था लागू करी। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का श्रेय किस कुमाऊं कमिश्नर को जाता है? तो नाम आएगा
ट्रेल का। ये कुछ कंफ्यूजिंग फैक्ट है। और दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल या फिर हम कहें उत्तराखंड के प्रमुख कमिश्नरों के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा ना। अगर उतनी वीडियो भी आप देख के चले जाते हैं तो आपका कोई भी फैक्ट ना उससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रेगुलेशन 10 किस वर्ष लाया गया था? 1817 में लाया गया था। पोस्टमार्टम शायद आज कुछ ज्यादा हो जा रहा है। कुमाऊं का विस्तार जॉर्ज विलियम टेम 1817 में कुमाऊं में रेगुलेशन 10 लाए, जिससे कुमाऊं के कमिश्नर को खून में डकैती मामले को छोड़कर सभी प्रकार के मुकदमे निपटाने का अधिकार मिल गया था। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि किस एक्ट के तहत कुमाऊं कमिश्नर को खून में डकैती के मामले को छोड़कर सभी प्रकार के मुकदमे निपटाने का अधिकार मिल गया था? तो था हमारा 1817 में लाया गया रेगुलेशन 10। ठीक है। 1819 में ट्रेल ने पटवारी के पद भी सृजित किए थे। तो देखिए दोस्तों, इतनी बेहतर सीरीज चल रही है हमारी। बस अगर आप लोग ये वीडियो को लगातार शेयर करते रहेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा और भी ज्यादा वीडियो बनाने को मैं उत्साहित रहूंगा। ठीक है, तो जरूर करना है आपको, वीडियो शेयर जरूर करनी है दोस्तों। जितने अच्छे व्यू जाएंगे उतने ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उतना ही अच्छा एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद के समर्थन में अल्मोड़ा में एक सभा आयोजित की गई थी, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इल्बर्ट बिल विवाद के समर्थन में अल्मोड़ा में एक सभा आयोजित की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1883 के आसपास में। 1883 के आसपास में। जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों कौन? बुद्धि बल्लभ पंत जी को। और ये बुद्धि बल्लभ पंत जी कौन है आपको पता है? 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? तो वो थे बुद्धि बल्लभ पंत जी। कब? 1871 में। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक भी कौन थे दोस्तों? ये थे बुद्धि बल्लभ पंत जी। और इन्हीं को दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद के समर्थन में अल्मोड़ा में एक सभा आयोजित की गई थी, उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये पॉइंट दोस्तों हमारा काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। कब हुई थी? और अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? वह थे बुद्धि बल्लभ पंत जी। ठीक है। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी कुमाऊं में? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना दोस्तों 1870 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा ही 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी की गई थी। ये पॉइंट भी दोस्तों आप लोगों को जरूर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। और अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन सबसे पहले कब किया गया था? 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत जी के ही द्वारा किया गया था। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा ही 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों आप लोगों से एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? मैं आपको पहले के वीडियोज में यह प्रश्न बता चुका हूं। तो इल्बर्ट विवाद के समर्थन में अल्मोड़ा में एक सभा का आयोजन किया था, जिसके अध्यक्षता बुद्धि बल्लभ पंत जी ने करी थी। कब? 1883 में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या था इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है। इस बिल में लॉर्ड रिपन ने भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजी मुकदमों की सुनवाई की इजाजत दे दी थी। इसी कारण अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया था। इस विवाद के संबंध में सर्वप्रथम अल्मोड़ा में 1883 में बुद्धि बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया था। यानी कि जो ये हमारी सभा थी, इल्बर्ट बिल विवाद के समर्थन में जो ये सभा थी, यह क्या करती थी? सपोर्ट करती थी इस बिल को। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि अंग्रेजों के जो मुकदमे थे वह अंग्रेज न्यायाधीश देखते थे और वह अंग्रेजों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। और पहली बार दोस्तों जो है इल्बर्ट बिल था हमारा, इसमें लॉर्ड रिपन, इल्बर्ट बिल को किसने मंजूरी दी थी? लॉर्ड रिपन ने मंजूरी दी थी, जिसके तहत यह कहा गया था कि भाई जो हमारे भारतीय न्यायाधीश है यानी कि भारतीय जज है वह भी अंग्रेजों का मुकदमा देख सकते हैं। इसी के समर्थन में इस सभा का आयोजन हुआ था 1883 में अल्मोड़ा में, जिसकी अध्यक्षता बुद्धि बल्लभ पंत जी ने करी थी। इंपोर्टेंट है, बुद्धि बल्लभ पंत जी को दोस्तों डिबेटिंग क्लब के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 1870 में इन्होंने डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी थी और 1871 में अल्मोड़ा से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन भी बुद्धि बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में ही किया गया था। और जिस टाइम पे ये डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में, इस टाइम पे हमारा कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों कौन थे? हेनरी रैमजे, जिन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से या सर्वाधिक समय तक उत्तराखंड में शासन करने वाले कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति भी दोस्तों हमारे किसके टाइम पे हुई थी? हेनरी रैमजे के ही टाइम पर हुई थी। कालू मेहरा कौन थे? 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था और उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हमारे कौन थे? कालू मेहरा जी थे। तो इतने प्रश्न बहुत हैं पोस्टमार्टम के लिए। छठा प्रश्न है, ये जगन नहीं होगा दोस्तों, जगत होगा। ठीक है, कि जगत सिंह चौधरी जंगली को किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो जगत सिंह चौधरी जंगली कौन है दोस्तों? एक पर्यावरणविद है, बहुत फेमस पर्यावरणविद है। इनसे एक प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिश्रित वन खेती मॉडल किसने दिया था? मिश्रित वन खेती मॉडल, मिश्रित वन खेती मॉडल किसने दिया था? तो जगत सिंह चौधरी जी के द्वारा ही मिश्रित वन खेती मॉडल दिया गया था। ठीक है, और करीब 30 सालों की मेहनत के बाद में दोस्तों इन्होंने यह मॉडल दिया था। क्या? मिश्रित वन खेती मॉडल किसने दिया था? जगत सिंह चौधरी जी ने दिया था, जिन्हें जंगली नाम से भी जाना जाता है। क्या? जंगली। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किसका नाम जंगली है? उत्तराखंड में किसको जंगली नाम से जाना जाता है? किसका उपनाम जंगली है? तो वह है दोस्तों जगत सिंह चौधरी जी का नाम जंगली है, जिन्होंने लगातार 30 वर्षों की मेहनत से एक हमारा मॉडल बनाया जिसे हम कहते हैं क्या? मिश्रित वन खेती मॉडल। और इस मॉडल के बारे में दोस्तों जगत सिंह चौधरी जी का यह कहना है कि इस मॉडल को अगर संपूर्ण देश में लागू कर दिया जाए ना तो पारिस्थितिक संतुलन इतना बेहतर होगा कि
जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा और खेती भी बहुत उत्कृष्ट लेवल की होगी। इसी कारण, इसी मिश्रित वन खेती मॉडल के कारण दोस्तों इन्हें सन 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? सन 2006 में। जगत सिंह चौधरी हो गए पर्यावरणविद थे दोस्तों, कौन? जगत सिंह चौधरी। और इन्हें मिश्रित वन खेती मॉडल हेतु कब? 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये जगत सिंह चौधरी जो है दोस्तों, यही वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यही जगत सिंह चौधरी जी हैं। यहीं से एक प्रश्न और नोट करिए, उत्तराखंड में वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को दोस्तों, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन सबसे पहले कब हुआ था? 1931 में उत्तराखंड में सबसे पहले वन पंचायतों का गठन हुआ था। अगला पॉइंट बनता है कि दूधातोली लोक विकास संस्थान कहां स्थित है? तो दूधातोली लोक विकास संस्थान हमारा उफरैंखाल पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी सच्चिदानंद भारती जी ने। किसने? सच्चिदानंद भारती जी ने इसकी स्थापना करी थी। इतने पॉइंट आप लोगों को यहां से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। अपना गांव अपना वन योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई थी? तो अपना गांव अपना वन योजना दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही चलाई गई थी। इतने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन वाले टॉपिक से। और उत्तराखंड वन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, वन के ऊपर वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में उस वीडियो से दोस्तों हमारे 9 प्रश्न आए थे, 9 प्रश्न, एक ही वीडियो से 9 प्रश्न आए थे दोनों शिफ्टों में। तो वो वन वाली वीडियो आप मेरी जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। 1 से 1.5 घंटे की वो वीडियो है जिसमें मैंने वनों का पूरा इतिहास आप लोगों के सामने दे दिया है, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए, कोटमल्ला निवासी है दोस्तों, कोटमल्ला रुद्रप्रयाग निवासी जगत सिंह चौधरी जंगली जी को 30 वर्षों की मेहनत से विस्तृत वन खेती मॉडल तैयार करने के लिए भी जाना जाता है। और 2006 में इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला 7वां और काफी इंटरेस्टिंग सा प्रश्न दोस्तों, परमार राजवंश के संबंध में। देखिए प्रश्न क्या है कि उत्तरकाशी स्थित परशुराम व विश्वनाथ मंदिर में कहां से कहां तक के राजाओं का उल्लेख मिलता है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है यार। जो हमारी विश्वनाथ मंदिर से हमारे एक आप ये कह सकते हैं कि सूची मिली है, एक सूची मिली है परमार राजवंश के सूची एक मिली है जिसमें कहां से कहां तक के राजाओं के नाम उत्कीर्ण है। ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह से प्रदीप शाह, ललित शाह से प्रताप शाह, प्रदीप शाह से सुदर्शन शाह और अजय पाल से लेकर बलभद्र शाह। और दोस्तों यह प्रश्न ना आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तो उत्तरकाशी स्थित परशुराम विश्वनाथ मंदिर से प्रदीप शाह से लेकर के सुदर्शन शाह तक के राजाओं की जानकारी मिली है। कहां से कहां तक दोस्तों? प्रदीप शाह से लेकर सुदर्शन शाह तक के राजाओं की मिली है। प्रदीप शाह कौन से राजा थे परमार राजवंश के? 51वें राजा थे। और सुदर्शन शाह कौन से थे? 55वें राजा थे। और ये दोस्तों 2 के 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ना कि ये 2 के 2 फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रदीप शाह परमार राजवंश के कौन से नंबर के राजा थे? तो 91वें नंबर के राजा थे। और सुदर्शन शाह परमार राजवंश के कौन से नंबर के राजा थे? तो ये थे 55वें नंबर के राजा। और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि दोनों प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक बार तो दोस्तों प्रश्न में यह भी बन गया है ना दोस्तों, प्रश्न यह भी पूछा गया है कि प्रदीप शाह शासन राजगद्दी में कब बैठे थे? तो प्रदीप शाह राजगद्दी पर 1717 में बैठे थे। और परमार राजवंश के 51वें राजा थे कौन दोस्तों? प्रदीप शाह। कौन? प्रदीप शाह। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रदीप शाह के समय पर ही दोस्तों कुमाऊं गढ़वाल के मध्य में महत्वपूर्ण संबंध या सौहार्दपूर्ण संबंध थे। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाकी परमार राजवंश में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। परमार राजवंश के 51वें राजा हैं प्रदीप शाह। 52वें राजा हैं दोस्तों कौन? ललित कुमार शाह। परमार राजवंश के 53वें राजा हैं कौन दोस्तों? जय कीर्ति शाह। और परमार राजवंश के 54वें राजा हैं हमारे कौन दोस्तों? राजा प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह जिन्हें उत्तराखंड का अंतिम राजा भी कहा जाता है। और परमार राजवंश के दोस्तों हमारे 55वें राजा हैं कौन? सुदर्शन शाह। और इन्हीं राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है किसमें? ये उत्तरकाशी स्थित जो हमारा विश्वनाथ मंदिर है और परशुराम मंदिर है, वहां से इन राजाओं की सूची हमें मिलती है 51वें से लेकर 55वें राजाओं के बीच की। तो प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछा जाता है कि विश्वनाथ मंदिर से प्राप्त सूची या परशुराम मंदिर से प्राप्त सूची में निम्न में से किस राजा का वर्णन नहीं है? ऑप्शन दे देगा दोस्तों 51 से 55 के बीच में 3 राजा दे देगा, एक आपको कोई और दे देगा। तो यह प्रश्न आपको जरूर करना है। परमार राजवंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? कनकपाल हैं। आप देखिए परमार राजवंश दोस्तों ना मुख्यतः हमारी 4 सूचियां हैं। परमार राजवंश में टोटल राजा कितने हुए? 60 ही राजा हुए। प्रथम राजा कौन थे? कनकपाल थे। अंतिम राजा कौन हुए दोस्तों? मानवेंद्र शाह हुए, टिहरी रियासत के अंतिम राजा। संपूर्ण उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे कहा जाता है? प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है। अब देखिए परमार राजवंश के सम्राटों की 4 सूचियां हमें मिली है। एक है कैप्टन हार्डविक की सूची, दूसरी है दोस्तों किसकी? बैकेट की सूची। और यह बैकेट की सूची सबसे प्रमाणिक सूची मानी जाती है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि परमार राजवंश के अभी तक की प्राप्त की सूचियों में सबसे प्रमाणिक सूची कौन सी है? वो है बैकेट की सूची, जो कि दोस्तों काफी प्रमाणिक मानी जाती है। और यह सूची को प्रमाणिक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सुदर्शन शाह का जो ग्रंथ था, सभासार नामक जो ग्रंथ सुदर्शन शाह ने लिखा, उसकी सूची से भी यह मैच करता है। तीसरी सूची थी किसकी? विलियम
की सूची थी, और चौथी थी क्या दोस्तों, एटकिंसन की सूची। और इसी एटकिंसन की सूची को दोस्तों अल्मोड़ा सूची के नाम से भी जाना जाता है। एटकिंसन की सूची को किस सूची के नाम से जाना जाता है, अल्मोड़ा सूची के नाम से भी जाना जाता है। और ये परमार राजवंश के राजाओं की सूचियां थी जो कि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो बैकेट की सूची सबसे प्रामाणिक सूची है। और पांचवी सूची हमारी यही है, उत्तरकाशी के परशुराम और विश्वनाथ मंदिर से, जो प्रदीप शाह से लेकर सुदर्शन शाह तक के राजाओं के नाम मिले हैं, 51 से लेकर 55 तक के राजाओं के नाम मिले। बैकेट की सूची सबसे प्रामाणिक है, क्यों, क्योंकि सुदर्शन शाह के सभासार ग्रंथ से मिलती है। अब देखिए सभासार नामक ग्रंथ किसका है, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। सुदर्शन शाह का ग्रंथ है दोस्तों क्या, सभासार। सुदर्शन शाह परमार राजवंश के 55वें राजा थे, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, टिहरी रियासत के संस्थापक या टिहरी राज्य के संस्थापक या टिहरी नगर के संस्थापक के रूप में भी किसको जाना जाता है, सुदर्शन शाह को जाना जाता है। 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने टिहरी रियासत या टिहरी नगर की स्थापना करी थी। इस कारण 28 दिसंबर को दोस्तों रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। और जो ये सभासार ग्रंथ है यह किसका है, सुदर्शन शाह का है। और ये जो सुदर्शन शाह है किस नाम से अपनी रचनाएं करते थे, तो कवि सूरत के नाम से यह अपनी रचनाएं करते थे। हो गया दोस्तों पोस्टमार्टम। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां यार, कितना अच्छा रिवाइज हो रहा है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपका रिवाइज हो रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तब तो आप लोगों के लिए रामबाण औषधि है। देखिए बात करते हैं आंसर ऐसी कि परमार राजवंश की वंशावली में सबसे ज्यादा प्रमाणिक विकेट की सूची को या बैकेट की सूची को माना जाता है, जो कि करीबन करीब 1849 में लागू मतलब प्रकाशित हुई थी। और एटकिंसन की सूची को दोस्तों अल्मोड़ा की सूची भी कहा गया है। क्यों, क्योंकि यह अल्मोड़ा के किसी पंडित के संग्रह से प्राप्त हुई थी, तो एटकिंसन ने इसे अपनी सूची का नाम दे दिया, वैसी सूची इसने बिल्कुल छपवा दी। अब यहीं से एक और प्रश्न आपका बन सकता है कि परमार राजवंश के अंतर्गत प्राप्त होने वाला सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है दोस्तों। चांदपुरगढ़ का शिलालेख सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, जिसमें कहा गया है कि कनकपाल कहां से आया था, गुज्जर प्रदेश से कनकपाल यहां पे आया था। कहां पे, उत्तराखंड में। ठीक है, अब कनकपाल कहां से आया था इस पर भी विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि धारानगरी गुजरात से आया था, कुछ लोग मानते हैं कि गुज्जर प्रदेश से आया था। लेकिन जो ये चांदपुरगढ़ शिलालेख है इसके अनुसार जो कनकपाल है वह कहां से आया था, गुज्जर प्रदेश से आया था। और इसी से एक और प्रश्न आता है आपको दोस्तों कि कनकपाल के गढ़ के रूप में कौन सा गढ़ जाना जाता है, तो कौनपुर गढ़ दोस्तों कनकपाल के गढ़ के रूप में जाना जाता है। और ये कौनपुर गढ़ कहां स्थित है, तो ये कौनपुर गढ़ भी चमोली जनपद में ही स्थित है। ऐसा माना जाता है कि परमार राजवंश ने जब कनकपाल यहां पे आया उसने भानु प्रताप की पुत्री से सगाई की, शादी की। उसके बाद में उसने अपने नाम से एक गढ़ बनाया जिसे कौनपुर गढ़ नाम कहा गया, जो कि उसका शुरुआती राजधानी भी हुआ करती थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी परमार राजवंश डिटेल में पढ़ना है तो चले जाइए बाबा प्लेलिस्ट पे, सब कुछ मिल जाएगा और अच्छी तरह मिल जाएगा, डिटेल्स में आप वहां से पढ़ सकते हैं। वरना ये सीरीज तो हमारी यही, अगर ये सीरीज दोस्तों ऐसी चलती रही ना, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सही में आप देखिएगा इस सीरीज से आपको प्रश्न ना डायरेक्टली देखने को मिलेगा। जो भी इसे सीरियसली पढ़ रहा है, ये पॉइंट नोट कर रहा है, इतने प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं ना, क्योंकि जो भी फैक्ट आ रहा है उससे संबंधित जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा और ना आने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है आठवां हमारा, निम्न में से किसका संबंध भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से नहीं है। ऑप्शन है, काफी अच्छा प्रश्न है, केसी सिंह बाबा, फैयाज अहमद अंसारी, हंसा मंदराल या फिर प्रताप सिंह पटवाल। तो कौन भारोत्तोलक नहीं है, तो प्रताप सिंह पटवाल दोस्तों क्या है, इनका संबंध भारोत्तोलन से नहीं है, यानी कि वेट लिफ्टर नहीं है। जबकि केसी सिंह बाबा ये दोस्तों राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन ये भारोत्तोलक भी रहे हैं, भारोत्तोलक भी रहे हैं। फैयाज अहमद अंसारी ये भी भारोत्तोलक रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ में क्या, हंसा मंदराल ये तो वेट लिफ्टिंग में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हंसा मंदराल ही राज्य की प्रथम ऐसी महिला है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसमें, वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन में। अब दोस्तों आप लोगों को एक प्रश्न में पूछ रहा हूं कि हंसा मंदराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। मैराथन क्लास में बताया है काफी डिटेल से इनके बारे में। हंसा मंदराल वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है, जो कि राज्य की प्रथम महिला है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है, हंसा मंदराल जी है। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर देना है। बाकी केसी सिंह बाबा भारोत्तोलक थे दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों 2004 में यह नैनीताल सीट से सांसद भी रहे हैं, कब, 2004 में। और फैयाज अहमद अंसारी को दोस्तों स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया 2002 का खिताब भी मिल चुका है भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग में। तो प्रश्न बन सकता है कि स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया 2002 का खिताब किससे मिला है, तो फैयाज अहमद अंसारी को मिला है 2002 में। तो चलिए इसके विस्तृत रूप से बात करते हैं। केसी सिंह बाबा 2004 से नैनीताल सीट में सांसद रहे हैं। फैयाज अहमद अंसारी को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का पुरस्कार 2002 में मिला है। हंसा मंदराल राज्य की प्रथम महिला है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दो प्रश्न यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे, प्रथम उत्तराखंडी पूछ रहा हूं दोस्तों, पुरुष हो या महिला हो वो आपको बताना है। और हंसा मंदराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया ये भी आपको बताना है। अगर आपको यह प्रश्न कोई आंसर नहीं आ रहे ना, तो सबसे पहले इसी प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारी 751 वाली प्लेलिस्ट पे, और उसमें जो मैराथन क्लास है 4 घंटे वाली, उसको घोट जाइए, पी जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां से भी आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगला और नवा प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। काफी सारे लोग कहेंगे कि प्रश्न आपने गलत पूछ दिया, तो प्रश्न मैंने दोस्तों सही पूछा है, और यूके SSC ने भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछा था और सभी लोग इस प्रश्न को गलत करके आए थे। प्रश्न पूछा गया था कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी, 1813, 1821, 1835 या फिर 1810 में।
अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना दोस्तों अलग अलग किताबों में अलग अलग दी जाती है। किसी किताब में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1788 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई, किसी किसी किताब में आपने पढ़ा होगा कि 1745 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई। लेकिन एक्चुअलिटी में देखा जाए दोस्तों तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1813 में हुई थी। आप लोगों को यकीन नहीं आता तो विकिपीडिया खोल के देख लो और यूके ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर उठा के देख लो, जहां पर यह प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1813 में हुई थी। वैसे तो दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास हमारा बहुत पुराना है, क्योंकि हैदराबाद रियासत से इसका संबंध जोड़ा जाता है। 1713 में हैदराबाद रियासत में कुछ यूनिटें जोड़ी गई थी 1713 में दोस्तों। उसके बाद 1788 में जब पहुंचते हैं, 1788 में जो हमारे नवाब सलावत खां थे, उन्होंने एलिचपुर ब्रिगेड के नाम से एक बटालियन का गठन किया था, जिसे फोर्थ कुमाऊनी बटालियन भी कहा गया था। और कुमाऊं रेजिमेंट की सबसे पुरानी बटालियन भी कौन थी? हमारी फोर्थ बटालियन ही थी 1788 में, जिसका नाम नवाब सलामत खान ने दिया था। तो कहीं कहीं आपको 1788 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन यूके ट्रिपल एससी ने 1813 दिया है तो हमें 1813 ही मानना है। 1813 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 1788 के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1797 में हैदराबाद के निजामू ने भी सेकेंड कुमाऊं बटालियन का गठन किया। फिर 1813 में दोस्तों हमारा मुख्यतः कुमाऊं रेजिमेंट का गठन होता है और ये पांचवी कुमाऊनी बटालियन के रूप में इसका हमारा गठन होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका गठन होते रहता है। कुमाऊं रेजिमेंट में अलग अलग इतिहास जुड़ते रहते हैं। स्थापना पूछेगा तो 1813 में हुई थी और इतिहास पूछेगा तो 1713 से स्टार्ट ही होता है और 1788 से भी इसका इतिहास हमारा माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है दोस्तों कि कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब दिया गया? पहले दोस्तों इसे अलग अलग बटालियन के नाम से, अलग अलग ब्रिगेड के नाम से जाना। पहले कुमाऊं रेजिमेंट को दोस्तों हमारा हैदराबाद हैदराबाद कंटिंजेंट नाम से जाना गया है। रसान ब्रिगेड के नाम से भी कुमाऊं रेजिमेंट को जाना जाता था। निजाम इन्फेंट्री के नाम से जाना जाता था और हैदराबाद रेजिमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो प्रश्न ये बनता है कि कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 27 अक्टूबर 1945। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया था। इसी कारण दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट की वास्तविक स्थापना भी 27 अक्टूबर 1945 से मानी जाती है। वास्तविक स्थापना 27 अक्टूबर 1945 से मानी जाती है। स्थापना कब हो गई थी? 1788 से इतिहास, 1713 से इतिहास शुरू हुआ था, 1788 में भी होता। काफी डिटेल्स में दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन कोर्स में टॉपिक करा चुका हूं। यूट्यूब पे तो नहीं होगा, लेकिन कोर्स वालों को पता होगी। इसकी कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 साल आपको याद रखने हैं। 1813 में इसकी स्थापना होती है। 1813 नहीं तो 1788 भी आप कर सकते हैं अगर ऑप्शन में रहेगा तो। और कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम दिया गया था 27 अक्टूबर 1945 को दिया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट की वास्तविक स्थापना भी 27 अक्टूबर 1945 को ही जानी जाती है। अब कुमाऊं रेजिमेंट का जो स्टार्टिंग समय पे दोस्तों मुख्यालय था, यह कहां स्थित था? आगरा में यह मुख्यालय स्थित था। अब अगला प्रश्न यहां से एग्जाम में बनता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का वर्तमान में मुख्यालय कहां स्थित है? अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है। तो इंटरेस्टिंग प्रश्न जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है, क्या कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया था? मोस्ट वीवीआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया था? तो डेट नोट कर लीजिए दोस्तों, मई 1948। मई 1948 को कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में स्थानांतरित किया गया था। तो कुमाऊं रेजिमेंट का भी दोस्तों पोस्टमार्टम हमारा हो गया है। तो चलिए एक बार और करते हैं। स्थापना 1813 में, इतिहास शुरू होता है 1713 और 1788 से। इसे कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब दिया गया? 27 अक्टूबर 1945 को दिया गया। कुमाऊं रेजिमेंट की वास्तविक स्थापना भी 27 अक्टूबर 1945 से मानी जाती है। स्टार्टिंग टाइम पे इसका मुख्यालय कहां था? आगरा में। इसका मुख्यालय आगरा से अल्मोड़ा स्थित रानीखेत में कब स्थानांतरित किया गया? 1948 में। और कुमाऊं रेजिमेंट का वर्तमान मुख्यालय कहां स्थित है? रानीखेत में ही स्थित है दोस्तों। कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध जय घोष क्या है? कालिका माता की जय। ये इसका क्या है? युद्ध जय घोष है। क्या? कालिका माता की जय या जय हाट कालिका माता, ये इसका युद्ध घोष है। और हाट कालिका माता जो मंदिर है वो कहां स्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, जहां कुमाऊं रेजिमेंट का प्रत्येक वर्ष माता के उसमें छत्ता चढ़ाया जाता है कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा। और कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी के रूप में भी किसको जाना जाता है? कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी के रूप में भी हाट कालिका माई को ही जाना जाता है, जिसका मंदिर कहां स्थित है? ये मंदिर है दोस्तों कहां पे? हमारा पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट नामक स्थान पर स्थित है। वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट की दोस्तों 21 बटालियन है, 21 बटालियन है। और कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर कहां पर स्थित है? ये रानीखेत में ही स्थित है। और कुमाऊं रेजिमेंट का मार्च सॉन्ग क्या है दोस्तों? मार्च सॉन्ग, तो मार्च सॉन्ग है बेड़ूपाको बारहमासा। ठीक है, बेड़ूपाको बारहमासा, ये इसका मार्च सॉन्ग है। और आदर्श वाक्य क्या है कुमाऊं रेजिमेंट का? वो है पराक्रमे विजयते। क्या है? पराक्रमे विजयते। तो देखिए दोस्तों पोस्टमार्टम हो गया है। और कुमाऊं रेजिमेंट की ही 13वीं और 15वीं सेना को, जो 13वीं और 15वीं बटालियन है, उसे भारतीय वीरों में या भारतीय सेना में वीरों में वीर बटालियन के रूप में भी जाना जाता है, 13वीं और 15वीं सेना को। यह पॉइंट भी आपको जरूर नोट डाउन करना है। तो देखिए कुमाऊं रेजिमेंट का कितना अच्छा हो गया यार हमारा, बिल्कुल पोस्टमार्टम। ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1813 में। अब ये पॉइंट यार आप नोट कर लो, एग्जाम सेंटर में मिला के देख लेना। कुमाऊं रेजिमेंट का कोई प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा और इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। ठीक है, अगर पूछा जाता है तो। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत मई 1948 में स्थानांतरित किया गया था। युद्ध जय घोष हाटकालिका माता की जय। आदर्श वाक्य क्या? पराक्रमे विजयते। आराध्य देवी हाटकालिका माता ही जानी जाती है।
ठीक है। कालिका माता की जय भी इनका युद्ध जय घोष माना जाता है। मार्च सॉन्ग है बेड़ू पाको बारह मासा नारायण काफल पाको छहता मेरी छहला। ठीक है, सुना होगा आपने, गाना काफी फेमस है। अगला 10वां प्रश्न है कि कौन सी जनजाति अपने आप को पवार राजपूत मानती है? ऑप्शन है जौनसारी, राजी, भूटिया या फिर बोक्सा। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका क्या? बोक्सा जाति अपने आप को पवार राजपूत मानती है। अब देखिए दोस्तों, बोक्सा जनजाति का ना इतिहास काफी पुराना है। तो ये इतिहास तो मैं आपको ना कभी सोच रहा हूँ कि जनजाति की ना एक स्पेशल सी वीडियो ले आऊं, बिल्कुल लाइव वो वीडियो चलाई जाएगी और जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, जितने भी इनसे रिलेटेड प्रश्न होते हैं, वो मैं आपको एक साथ वन लाइनर के तौर पे करा दूं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। जल्द ही एक प्रोग्राम बना लिया जाएगा कि जनजाति के ऊपर आपको वीडियो दे दी जाए, क्योंकि उत्तराखंड के लगभग लगभग सभी एग्जाम्स में दोस्तों जनजाति से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं होता है जहां पर जनजाति से प्रश्न ना आए। ठीक है, तो इसका तो देख लेंगे चलिए बाद में। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? बोक्सा जनजाति। ठीक है, बोक्सा जनजाति। और बोक्सा जनजाति के गढ़ के रूप में उत्तराखंड में कौन सा जनपद जाना जाता है? उधम सिंह नगर जनपद में सर्वाधिक दोस्तों बोक्सा निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर स्थान पूछेगा तो बनबसा, बनबसा, बनबसा। इसी कारण दोस्तों बनबसा का प्राचीन नाम हमारा बुकसाण भी देखने को मिलता है। क्या? बुकसाण भी बनबसा के प्राचीन नाम के रूप में हमें देखने को मिलता है। काफी बार एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया दोस्तों कि बुकसाण किसका प्राचीन नाम था? तो दोस्तों बुकसाण हमारा बनबसा का प्राचीन नाम था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी थी, तो कोल जाति दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कोल उत्तराखंड का सबसे प्राचीन समुदाय था और उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति भी हमारी कोल ही थी। कहीं कहीं आपको दोस्तों किरात भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। और देखिए, सबसे प्राचीन जाति या प्रजाति पूछेगा तो वह है कोल। ठीक है, सबसे प्राचीन जाति या प्रजाति पूछेगा उत्तराखंड की तो वह है कोल। और पूछेगा उत्तराखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति, सबसे प्राचीनतम जनजाति पूछेगा तो सबसे प्राचीनतम जनजाति दोस्तों कौन सी? भोटिया। क्या है? भोटिया। और जो ये हमारी जनजातियां हैं मेनली थारू, जौनसारी, भोटिया और बोक्सा और राजी, ये जो हमारी 5 जनजातियां हैं, इन्हें जनजाति का दर्जा कब दिया गया था? 1967 में दिया गया था। कब? 1967 में। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, कौन सी जनजाति अपने आपको पवार का राजपूत का वंशज मानती है दोस्तों? ये हमारी बोक्सा जनजाति। और प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि बोक्सा जनजाति का दर्जा इसे कब दिया गया? जनजाति का दर्जा तो इसे 1967 में दिया गया था, लेकिन इससे पहले दोस्तों ये बोक्सा जो थी ना, ये एक जनजाति ना होकर जाति थी, जाति थी। तो प्रश्न अगर आपसे ये बनता है कि बोक्सा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा कब दिया गया था, तो अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था इसे 1950 में, और 1967 में इसे अनुसूचित जाति से हटाकर फिर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया। और यह अपने आप को पवार राजपूत मानते हैं। ठीक है, पवार राजपूत मानते हैं। और ये बोक्साओं को भी ना दोस्तों थारू की ही एक जनजाति के रूप में भी जाना जाता है, थारू की जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड की सबसे आदिम जनजाति के रूप में भी दोस्तों किसको? बोक्साओं को ही जाना जाता है आदिम जनजाति के रूप में। ठीक है, आईने अकबरी में बोक्सा लोगों के निवास स्थल को क्या कहा गया? बोक्साण कहा गया, बोक्साण या भोक्साण कहा गया, जिसकी पुष्टि हमारी बनबसा, टनकपुर या खटीमा इस स्थान के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कारण मिलती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बोक्सा जो हमारी बोक्सा पंचायत का नाम क्या है, तो बोक्सा में पंचायत का नाम होता है तख्त। क्या होता है? तख्त। बोक्सा में पंचायत का नाम होता है। ठीक है, तख्त का मुख्यालय कौन, मुखिया कौन होता है? तख्त का मुखिया होता है दोस्तों कौन? हमारा प्रधान। ठीक है, और बोक्सा के बारे में फिलहाल तो दोस्तों इतने फैक्ट बहुत है। ठीक है, बाकी जगत देव बोक्सा जनजाति के आदि पुरुष के रूप में जाना जाता है और यह मंगोल परिवारों से संबंधित है और मंगोल परिवारों में भी अपने आप को पवार राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं? पवार राजपूत ही अपने आप को मानते हैं। ठीक है, और झूम खेतु हेतु प्रसिद्ध होते हैं, घुमक्कड़ जाति के होते हैं। ठीक है, और धारानगरी के पवार राजवंशी शासकों का वंशज अपने आप को बताते हैं, इसी कारण पवार राजपूत इनको माना जाता है। तो इतना ही करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। अगला हमारा आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, देखिए नोट कर लीजिए कि बोक्सा सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में बनबसा चंपावत में आकर रहने लगे थे। काशीपुर के चामुंडा देवी इस क्षेत्र के बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। तो बोक्साओं की आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा देवी है। ठीक है, इसका प्रमुख भोजन मछली और चावल होता है इनका। इसमें जादू टोने टोटके भूत प्रेत तंत्र मंत्र भी देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, और चैती मेला, चैती मेला किस जनजाति के प्रमुख मेले के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो चैती मेला भी बोक्साओं के प्रमुख मेले के रूप में जाना जाता है और यही चैती माता को या चामुंडा देवी माता को बोक्साओं की आराध्य देवी के रूप में भी पूजा जाता है। अगला आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों कि पुराणों में किस तीर्थ को दंड पुरुषकरणी या दंड पुरुषनली तीर्थ नाम से पुकारा गया है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है यूकेपीएससी में कि किस तीर्थ को दंड पुरुषकरणी या दंड पुरुषनी तीर्थ के नाम से पुकारा गया है? जोशीमठ, हेमकुंड, रूपकुंड या फिर रुद्रनाथ। और इस प्रश्न का दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतनी अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलेगी और वीडियो कंटिन्यू भी तभी रहेगी जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। बस मैं इतनी चीजें कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग पढ़ने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे वीडियो, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो वीडियो बना लेते हैं। वरना दोस्तों क्या है कि हम लोग ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं तो हम ऑनलाइन कोर्स में ज्यादा मेहनत करेंगे। तो अगर आपको यूट्यूब में ये चीजें मिल
मिल रही है, इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है दोस्तों, इतना डिटेल में आपको कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोगों को उसे अप्रिसाइज करना चाहिए, आप लोगों को उसे सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम और भी कंटेंट आप लोगों को दे सके। अभी तो हमारी उत्तराखंड की ही चल रही है, अगर दोस्तों सपोर्ट रहता है, अगर सपोर्ट रहता है, जिस दिन हमारी सीरीज को ना 10,000 लोग देखने लग जाएंगे, जिस दिन हमारी सीरीज को 3 या 4 दिन में 10,000 लोग देखने लग जाएंगे दोस्तों, उस दिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों के लिए हिंदी और रीजनिंग की सीरीज मैं ऐसे ही लाऊंगा और सारे टॉपिक कवर अप करूंगा। ये मेरी गारंटी है। बस आप लोगों को 10,000 पहुंचाना है 3 से 4 दिन में इस प्रकार की वीडियोज को, तो वीडियोज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगे। तो आज की वीडियो में तय करते हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।